हेलो फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर दिनेश। दोस्तों, जब हम किसी परीक्षा में किसी प्रश्न का सामना करते हैं तो चूंकि कंपटीशन बढ़ गए हैं, इसलिए प्रश्नों को अक्सर गूढ़ बना दिया जाता है। और जब तक हमारे कॉन्सेप्ट और फंडामेंटल्स बिल्कुल क्लिस्टर क्लियर न हो तो हम चाहे कितना भी रट लें, उन प्रश्नों का उत्तर लिखने में हमको कठिनाई हो सकती है। इसलिए जो भी विषय पढ़ें आप, उसको जब तक उसके फंडामेंटल्स क्लियर ना हो जाएं, तब तक उसको छोड़ें ना उसका पीछा। तो देखिए, एक विषय मैंने जो चुना था उस दिन, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और मैंने आपको टाइम डायलेशन के बारे में बताने का प्रयास किया था कि समय किस प्रकार दो अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अलग अलग हो सकता है। देखिए, टाइम डायलेशन का इक्वेशन डिराइव करने के लिए एक्चुअली देखिए, जब ये माइकलसन मोरली का एक्सपेरिमेंट फेल हुआ तो उससे सिद्ध हो गया, हालांकि उसके पहले भी और थ्योरीज आई थी जिससे सिद्ध हो रहा था कि प्रकाश की गति सेम होती है इररेस्पेक्टिव ऑफ द स्पीड ऑफ द सोर्स ऑफ लाइट और द ऑब्जर्वर। तो पहला उन्होंने पास्टुलेट जो लिया था वो था लॉज ऑफ फिजिक्स रिमेन्स सेम इन ऑल इनर्शियल फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम का मतलब होता है द फ्रेम्स जिसमें एक्सेलरेशन ना हो। गति तो हो सकती है लेकिन एक्सेलरेशन नहीं होना चाहिए, उसको इनर्शियल फ्रेम कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे हमारी पृथ्वी का जो मूवमेंट एक कांस्टेंट वेलोसिटी से हो रहा है, इसलिए ये भी एक इनर्शियल फ्रेम हुई। तो दूसरा जो एजम्पशन था वो ज़्यादा महत्वपूर्ण था कि वेलोसिटी ऑफ लाइट c रिमेन्स कांस्टेंट इररेस्पेक्टिव ऑफ द वेलोसिटी ऑफ सोर्स और द ऑब्जर्वर। तो अब देखिए, ये जो दूसरा पास्टुलेट था, इसने एक छोटी सी भ्रांति पैदा कर दी, क्योंकि जो अभी तक हम रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में जानते थे 1905 से पहले, वो ये था कि अगर दो व्यक्ति या दो ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के सापेक्ष में चल रहे हैं तो उनका एक की वेलोसिटी अगर v है, दूसरे की वेलोसिटी v1 है, तो उनके बीच की रिलेटिव वेलोसिटी v माइनस v1 होती थी। और मान लीजिए कि एक की वेलोसिटी 0 है, दूसरे की v है, तो पहले ऑब्जर्वर के बेसिस पे दूसरे ऑब्जर्वर की वेलोसिटी v नापी जाती थी। ऑन द अदर हैंड, जो दूसरा ऑब्जर्वर जो वेलोसिटी v से चल रहा है, तो एक स्थिर वस्तु को वो अपने सापेक्ष v गति से चलता हुआ पाता था। ये हमारी रिलेटिव वेलोसिटी पहले थी, जब स्पेशल रिलेटिविटी जब तक नहीं आई थी। तो यहाँ पे भ्रांति ये पैदा हो गई कि जो ये देखिए, एक मैंने ये स्पेसशिप लिया जो आइंस्टीन ने भी लिया था, तो इस स्पेसशिप में एक ऑब्जर्वर बैठा हुआ है और एक ऑब्जर्वर यहाँ ग्राउंड पे बैठा हुआ है। तो ग्राउंड वाला ऑब्जर्वर इस स्पेसशिप को v वेलोसिटी से चलता हुआ देख रहा है। उसी प्रकार से जो स्पेसशिप वाला ऑब्जर्वर है, उसके लिए भी जमीन पे बैठे हुए ऑब्जर्वर की गति v ही दिखेगी। ये हमारी रिलेटिव वेलोसिटी हमको बताती थी, जो न्यूटन के टाइम तक चलता था। लेकिन अब देखिए, यहाँ पे एक भ्रांति पैदा हुई कि यहाँ पे इस स्पेसशिप, मान लीजिए एक सोर्स ऑफ लाइट लगी हुई है जिससे c गति से लाइट इमिट हो रही है, और इसके बाद स्पेसशिप v गति से चल रही है। तो इसका मतलब नीचे वाले ऑब्जर्वर को इस लाइट की गति c प्लस v दिखनी चाहिए, लेकिन ये सिद्ध हो चुका था कि c ही दिखेगी। तो जब c दिखे थी तो आइंस्टीन के दिमाग में एक बात चल पड़ी कि अगर ऐसा है तो ऐसा तभी, देखिए एक चीज़ आप ये समझने का प्रयास करिए कि जो प्रयोग थॉट एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया, इनफैक्ट थॉट एक्सपेरिमेंट में पहले समझा देता हूँ, फिर उनकी सोच के बारे में समझाता हूँ। थॉट एक्सपेरिमेंट उन्होंने बाद में किया और सोचा पहले। थॉट एक्सपेरिमेंट क्या था कि नीचे
स्पेसशिप में एक मिरर लगा हुआ है और एक मिरर यहाँ ऊपर लगा हुआ है। तो यहाँ से नीचे से एक लाइट सोर्स लाइट इमिट करता है और वो t0 समय में ऊपर तक पहुँच जाता है, यानी कि ये डिस्टेंस CT0 हुई एज ऑब्जर्व बाय दिस ऑब्जर्वर सिटिंग इन द स्पेस शिप। और नीचे वाला जो ऑब्जर्वर है वो क्या देख रहा है कि जब तक ये लाइट ऊपर जा रही है तब तक स्पेसशिप v गति से vt दूरी चल पड़ी है, यानी कि इसको जो दूरी दिखाई पड़ेगी वो ct दिखाई पड़ेगी और स्पेसशिप वाले को CT0 दिखाई पड़ेगी। तो इस तरह से उन्होंने ये इक्वेशन डिराइव कर दिया पाइथागोरस के आधार पर कि CT होल स्क्वायर इक्वल टू CT0 होल स्क्वायर प्लस VT होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करने पे t इक्वल टू T0 अपॉन √1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर आ गया। उनका थॉट एक्सपेरिमेंट से पहले क्या दिमाग में चल रहा था कि जब नीचे वाले ऑब्जर्वर को दूरी अधिक दिखाई पड़ रही है, इसका मतलब नीचे वाला ऑब्जर्वर का टाइम भी ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू द ऑब्जर्वर सिटिंग इन द स्पेसशिप। क्योंकि उसकी दूरी कम है तो टाइम भी उसका कम होगा, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी दोनों की जो v है वो सेम ही है। तो इस आधार पर आइंस्टीन के दिमाग में ये बात आई कि ऐसा तभी संभव है जबकि दोनों फ्रेम्स में टाइम अलग अलग हो, और उसको बहुत साधारण तरीके से उन्होंने डिराइव कर दिया। अब आइए हम लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में चलते हैं, और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन के लिए हम कहीं और नहीं जा रहे हैं, हम इन्हीं दोनों लेंथ्स को CT0 इज L0 एंड CT इज L। तो अब देखिए कि दोनों के लिए चूंकि वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी सेम है v, तो v इज इक्वल टू L अपॉन T एंड v इज आल्सो इक्वल टू L0 अपॉन T0। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली आ जाएगा L0 इज इक्वल टू L इंटू √1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, यानी कि स्पेसशिप वाला ऑब्जर्वर जो L0 नाप रहा है वो L से कम होगा। पृथ्वी पर बैठा हुआ व्यक्ति जो इन मिरर्स के बीच की दूरी नाप रहा है, लाइट जो ट्रेवल कर रही है, उसके लिए L है और स्पेसशिप वाले के लिए L0 है। L0 हमेशा छोटा होगा L से। इसी बेसिस पे आप ये भी मान सकते हैं कि अगर मान लीजिए पृथ्वी से बैठा हुआ आदमी दो टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स जो मान लीजिए स्थिर हैं पृथ्वी के सापेक्ष, उनके बीच की दूरी अगर वो L नापता है तो स्पेसशिप में चलने वाला व्यक्ति जो नापेगा वो L0 नापेगा। तो यहाँ पे भी L0 इज इक्वल टू L इंटू √v स्क्वायर माइनस √1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये सिद्ध हो गया कि नीचे वाला ग्राउंड का ऑब्जर्वर जो है वो लेंथ ज़्यादा नापेगा और स्पेसशिप का ऑब्जर्वर लेंथ कम नापेगा। एक्चुअल लेंथ क्या है, मान लीजिए वो L है तो स्पेसशिप वाले को वो दूरी कम दिखाई पड़ेगी। ये है आपका टाइम लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, एज सिंपल एज दैट। अब यहाँ से अगर इतना समझ गए हों तो आप हमें फीडबैक दीजिएगा, तो अगले लेक्चर में अगर कोई आपकी भ्रांति होगी तो उसे दूर किया जाएगा। थैंक यू।